नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एक हफ्ते पहले भी आपसे कहा था और बताया था और जानकारी दी थी कि दरअसल बिहार के अंदर कुछ सुगबुगाहट चल रही है, हलचल चल रही है। अब ये सुगबुगाहट, ये हलचल वहां किसी भूचाल या किसी तूफान के आने के पहले की है या बाद की है, कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसको लगातार पड़ताल करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिद भी है। बिहार के अंदर पिछले दिनों से जो कुछ चल रहा है उससे एक संकेत तो जरूर मिल रहा है कि वहां की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से नीतीश कुमार थोड़े से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनमनी दिखाई पड़ रही है और इस दोनों के बीच का जो खेल चल रहा है उस खेल को आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बड़ी उत्सुकता के साथ और कौतूहल के साथ देख रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह कि लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये टिप्पणी की कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और उनका हमेशा स्वागत है। दो बार नीतीश कुमार से धोखा खा चुके हैं आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने घर के दरवाजे नीतीश के लिए खुले रखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ सुगबुगाहट जरूर है। और पिछले दिनों जिस तरीके से बीपीएससी के एग्जाम को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं और उस पर भी आरजेडी की चुप्पी कोई न कोई कहानी कहती है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी कुछ भी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है अपने चाचा के लिए, जिनके लिए वो पलटू राम या पलटू चाचा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या ये भूचाल, क्या कोई तूफान आने वाला है? हम एक बार फिर बात करेंगे अभिषेक कुमार से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जी अभिषेक, जब पिछली बार हमने बातचीत की थी तो आपने इस ओर इशारा किया था कुछ ना कुछ तो वहां हो रहा है। तब से अब तक कितना पानी बहा है और क्या लगता है आपको? देखिए आशुतोष जी, बिहार का ये चुनाव यानी अगला विधानसभा चुनाव और ये विधानसभा यदि पूर्ण कार्यकाल तक चली तो 2025 के नवंबर से 2030 के नवंबर तक की होगी। और इस विधानसभा में मंडल फोर्सेज पावर को अपने पास रखना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है और सत्य इसलिए है क्योंकि आप पिछले परिसीमन आयोग के डिलिमिटेशन कमीशन के सिफारिशों पर गौर करें तो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन आयोग गठित होना है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, यदि हुई होती तो अगली जनगणना 31 में होती, यानी परिसीमन आयोग तब 2031 में बनता। अब जनगणना को कोविड का बहाना बनाकर रोका गया। अभी तक तो कोई कोविड नहीं है लेकिन जनगणना नहीं हुई। 26 के अंत में या 27 की शुरुआत में पहले 3-4 हफ्तों में जनगणना करा ली जाएगी, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। उसके बाद तत्काल परिसीमन आयोग भी गठित होगा और परिसीमन आयोग गठित होगा तो आप जानते हैं कि परिसीमन जब होता है तो केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग किसी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बना देती है। राज्यों में राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी होती है और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो स्टेट का चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, सीईओ, यही परिसीमन के कार्यों को मोटे तौर पर अंजाम देते हैं और उसका कंट्रोल उस वक्त जो राज्य की सत्ता में होता है उसके ऊपर होता है। तो ये नहीं चाहते कि बिहार में परिसीमन इस ढंग से हो जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए भविष्य में कोई रास्ता खुलने लगे, इसलिए दोनों पार्टियां चाहती है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी नौबत तो बिहार में नहीं आ रही है कि माइनस शिंदे जैसे महाराष्ट्र में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया तो माइनस जेडीयू बिहार में एनडीए बहुमत हासिल कर ले या बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाए छोटी पार्टियों के साथ मिलकर। ये एक संभावना है। तीसरी बात, बिहार में नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते कि हमेशा के लिए उनके साथ नरसिम्हा राव जैसा एक आरोप चस्पा हो जाए। जैसे नरसिम्हा राव की तमाम उपलब्धियों पर एक चीज भारी पड़ जाती है, 6 दिसंबर 92 बाबरी विध्वंस। ये नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार को बीजेपी को हैंड ओवर करके वो चले गए, ये जाते जाते नहीं चाहते। और ये आखिरी कार्यकाल होगा अगर वो चुनाव जीत गए तो ये सारी बातें दिखाई दे रही है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और आप लालू यादव के बयान को ही देखिए,
कोई राजनेता जो पार्टी का सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भला वो ये बयान देकर अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर तुषारपात क्यों करेगा कि नीतीश कुमार को आ जाना चाहिए, माफी देने के लिए तैयार है? क्योंकि इससे पूरे बिहार में क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं आए तो ये नहीं जीतेंगे। ये इस तरह की स्थिति बन रही है कि नीतीश कुमार को लाना चाहिए। जी अभिषेक, आपने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। पहली महत्वपूर्ण बात यह की कि परिसीमन के मद्देनजर, दूसरी बात आपने कही कि नीतीश को सेंस ऑफ हिस्ट्री है, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इतिहास उनको गलत तरीके से देखे, और तीसरा आपने कहा कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, लालू प्रसाद यादव का बयान, इसमें परिसीमन की बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार सत्ता के अंदर रहते हैं तो परिसीमन पर उनका कंट्रोल उसी स्थिति में होगा जब वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे। अगर बीजेपी उनके साथ रहती है तो बीजेपी का दबाव उनके ऊपर रहेगा और उनकी बात को मानना भी पड़ेगा। तो क्या नीतीश इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं? देखिए, पिछली बार 2002 में परिसीमन आयोग बना था। 2001 की जैसे 74 का परिसीमन जब हुआ, उसकी परिसीमन आयोग की सिफारिशों में यह था कि अगला परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, यानी वर्ष 2000 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर होगा, यह कहा गया था। 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बना। 2 से 5 तक तो रस्साकसी चलती रही। 2005 के बाद एक्चुअल में बिहार में परिसीमन का काम हुआ, और उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पावर में थे। दिग्विजय सिंह की सीट को खराब किया गया, बांका को, समीकरणों के लिहाज से। लालू यादव ने तब, उनके साले साधु यादव गोपालगंज के एमपी थे और वो उनसे कहा जाता है बहुत परेशान थे। तब कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने उस सीट का परिसीमन इस ढंग से कराया कि वो रिजर्व हो जाए, एससी पॉपुलेशन बढ़ जाए वहां, वो करा दिया। और उस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सत्ता में थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन तब बीजेपी दबी हुई थी, केंद्र में विपक्ष में थी। अपर हैंड सोचने की स्थिति में अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं थी, वो नीतीश कुमार को फ्री हैंड दे रही थी कुछ भी करने के लिए। अब बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, बिहार की सत्ता में आना चाहती है, तो यह संभव ही नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर अगर मुख्यमंत्री बन भी गए, मान लीजिए शिंदे वाला काम नहीं हुआ, अगर वो बन भी गए, तब भी उस तरह से हर मामले में अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे जो 2005 से 10 के दरमियान वो चलाते थे। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि लालू यादव की बात जो आप कह रहे हैं, लालू यादव किसी भी कीमत पर अपने जनाधार को लुटते पिटते हुए देखना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव का नतीजा आप देखें, बिल्कुल 174 सीट असेंबली सेगमेंट में एनडीए आगे थी, वहीं आरजेडी सिर्फ 35 सीटों पर, 34 सीटों पर आगे थी बिहार में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो वो एक राजनीति में कहा जाता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार ने भी की है। 115 एमएलए उनके थे, बावजूद इसके वो 101 पर चुनाव लड़े लालू यादव के साथ मिलकर। नरेंद्र मोदी ने भी की, 22 एमपी बिहार में थे 2014 में, और 2019 में जब नीतीश कुमार साथ आ गए तो 17 पर बीजेपी चुनाव लड़ी। तो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का स्पेस होता है। जी, आपने कहा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स स्पेस होता है, इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों के अंदर बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, और बड़ा घटनाक्रम एक ही हो सकता है, वो ये कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ें और आरजेडी के साथ आए। और लालू यादव ने चूंकि बयान दे दिया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनके लिए फेस सेविंग का रास्ता भी है। अब फेस सेविंग का रास्ता तो है ही, इसलिए क्योंकि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाने में, एक तो चुनावी साल है, जो कहा जाता है कि राजद के लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, हस्तक्षेप बहुत होता है। अब नीतीश कुमार की सत्ता में कोई चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार 80 सीटें जीत जाए, भाजपा फिर 40-42 पे आ जाए, तब तो नीतीश कुमार का फिर राजनीतिक रूप से वो मजबूत हो गए, तब राष्ट्रीय जनता दल भी उन्हें फिर से ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं होगी। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो स्थिति बनी रहे जिसमें जेडीयू, बीजेपी या आरजेडी किसी के साथ मिलकर 122 वाली परिस्थिति में बनी रहे। ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि बीजेपी को डाउन करना जरूरी है। तो एक ही कारण है। दूसरा, लालू यादव की पार्टी, आप जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कैसे चलती है,
उसकी एक सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट भी होती है। हम्म, थोड़े कहे को हमारे दर्शक ज्यादा समझेंगे। हम्म, महाराष्ट्र की पार्टी तो है नहीं जिसको बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सपोर्ट मिल जाता है। हम्म, बिहार में, यूपी में सत्ता अगर नहीं रहे तो पार्टी चलानी बहुत मुश्किल होती है। यूपी में तो फिर भी एक नोएडा है, हम्म, फिर भी एक ग्रेटर नोएडा है, जहां पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स के काम चलते रहते हैं। हम्म, बिहार में बिना सत्ता के पार्टी चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस परिस्थिति को भी लालू यादव जानते हैं। बिहार की सत्ता गई तो रेलवे उनके पास था, हम्म, रेलवे अब कितने दिन चलाता। फिर बीच में नीतीश कुमार मौका दे देते हैं बीच बीच में कि आरजेडी पूरी तरह से मरे नहीं, हम्म, तो 2015 में दे दिया 20 महीनों के लिए, 2022 में दे दिया 17 महीनों के लिए, हो सकता है फिर दे दे मौका। तो आप इसको रीड कर रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और उसके लिए आपके जो तर्क हैं वो मैं मानता हूं, मैं उन तर्कों से काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन आज की तारीख में जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिन्होंने उनको घेर रखा है, जी। जिनके बारे में चौकड़ी कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं वो सारे के सारे बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, और वो हम्म। कतई नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाएं। क्योंकि पिछली बार भी जब आरजेडी का साथ छोड़कर जब बीजेपी के साथ गए तब भी ये कहा गया था, इन्हीं लोगों ने वो चक्रव्यूह घेरा था और नीतीश को कन्विंस किया था कि इंडिया गठबंधन के साथ रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, पिछली बार वाले की परिस्थिति पर अगर जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं जो अनकही है और बहुत हम्म, सारी चीजें कही जाती है। हम्म, पिछली बार कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिक्कतें थी। हम्म, पिछली बार मामला तब बिगड़ा था ज्यादा जब लालू यादव कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के लिए जो मटन वगैरह का इंतजाम किया गया, आपको याद होगा। हम्म, हम्म, और फिर उसके बाद की परिस्थिति में ऐसा नीतीश कुमार को लगा कि मार्जिनलाइज किया जा रहा है। हम्म, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि जिस गठबंधन के लिए को बनाने के लिए इनिशिएटिव उन्होंने खुद लिया है, वहीं उनकी पूछ नहीं हो रही है। हम्म, वो उनको लग रहा था और इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और नरेंद्र मोदी की एक कमजोरी को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। वो कमजोरी ये है कि नरेंद्र मोदी की जब अपनी सत्ता दांव पर हो तो भारत के सबसे कमजोर राजनेता हैं, किसी के सामने झुक सकते हैं। 22 जीतने वाली पार्टी 17 पर लड़ी बिहार में, 19 में। राजस्थान में 25 जीतने वाली पार्टी ने अपनी एक सीट कम करके हनुमान बेनीवाल को दी थी। तो अपनी सत्ता जब दांव पर होती है तो नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज के मामले में कहीं भी झुकाया जा सकता है। लेकिन ये सरकार जो तीसरी सरकार है मोदी 3.0, उसके बारे में लोग कहते हैं कि मोदी की पहली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार थी 14 से 19, दूसरी सरकार मोदी शाह की सरकार थी, और ये तीसरी सरकार अमित शाह की सरकार है। इस तरह के नैरेटिव चलते हैं बीजेपी के अंदर भी। तो उस परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी खुद ही सरकार चलाने के लिए अमित शाह के कौशल पर भरोसा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जब खुद वो स्थिति है तो नरेंद्र नीतीश कुमार को भला वो क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सब परिस्थितियां हैं। और जाति जनगणना का जो मुद्दा है, राहुल गांधी उसको उठा चुके हैं। और राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो लालू यादव भी कमजोर हो रहे हैं। अभी नहीं हो रहे लेकिन भविष्य में कमजोर हो सकते हैं। तो उस मुद्दे के सबसे बड़े मैस्कॉट को अपने साथ रखने की कोशिश में लालू यादव भला क्यों पीछे रहेंगे। तेजस्वी यादव के सामने उम्र पड़ी है, वो 35-36 साल के हैं। 4 साल और इंतजार कर लेंगे, 5 साल और इंतजार कर लेंगे। लेकिन बिहार में बीजेपी येन केन प्रकारेण घुस गई, और वो घुसने के बाद बीजेपी ने, जैसे कहा जाता है कि सम्राट चौधरी मुखौटा है, नित्यानंद राय जो अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर है, यादव समुदाय से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उस परिस्थिति में तो लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल एटीएम लूट जाएगा, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी लालू यादव की। तो ये सब खतरे भी लालू यादव को दिखाई दे रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को ला करके बिहार में जब इंचार्ज बनाया गया और किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू किया, तो वो खतरा है। नीतीश कुमार से तो एक एश्योरेंस है कि मुख्यमंत्री पद भले नहीं है लेकिन जनाधार तो सुरक्षित है, पार्टी का पॉलिटिकल बेस तो इंटैक्ट है। तो ये हर पार्टी चाहती है कि उसका पॉलिटिकल बेस इंटैक्ट रहे। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बेहतर समझते हैं। हमेशा यह कहा जाता रहा कि मुलायम सिंह यादव और संघ के लोगों में बड़े गहरे रिश्ते हैं, हमेशा यह कहा जाता था। लेकिन इस रिश्ते का मतलब यह नहीं था कि मुलायम सिंह यादव लोकसभा में जाकर भाजपा की सरकार बचा ले, वो नहीं कर सकते थे। तो वही स्थिति बिहार में है। उस स्थिति में लालू यादव को फिलहाल 2-4 साल कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि क्या
आज की जो जेडीयू है वो पूरी तरीके से नीतीश के साथ जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग भी केंद्र की सत्ता में आते हैं, अब देखिए राजू ललन सिंह है, उनकी आवाज भी बदलने लगी, वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। देखिए, ललन सिंह हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, घूम फिर कर बात परिसीमन पर आ जाती है। ललन सिंह के लिए सीट किसने बनाई थी? पूरे बिहार की सबसे लंबी लोकसभा सीट, मतलब 125-150 किलोमीटर में आप चलते चले जाइए पटना शहर खत्म होने के बाद भागलपुर तक, उस बीच में एक मुंगेर लोकसभा सीट है। वो परिसीमन करके ललन सिंह के सामुदायिक और जातीय समीकरणों को, उनकी डेमोग्राफी उनके अनुकूल बनाते हुए नीतीश कुमार ने वो सीट बनवाई थी। तो अभी बहुत लोग कंप्रोमाइज करेंगे उसमें जाके। और जहां तक आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू में ललन सिंह कौन है? नीतीश कुमार के साथ ही उनकी पहचान बनी है, उनका कोई जनाधार नहीं है। जेडीयू हकीकत में है क्या? जेडीयू दरअसल समता पार्टी नाम से एक पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी, और उस समता पार्टी में लालू यादव का जो व्यवहार था, उससे जो बिहार के समाजवादी घराने थे, गांव गांव कस्बे कस्बे तक जो सोशलिस्ट परिवार थे, उन सब ने जुड़ करके जॉर्ज साहब के नेतृत्व में समता पार्टी बनाई। वो समता पार्टी पुराने लोग अब उम्रदराज हो गए, किनारे हो गए, कुछ लोग अब दिवंगत हो गए। अब समता पार्टी के बाद जब जेडीयू करण हुआ, उसका जेडीयू बनी, वो जेडीयू तो विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर थी। नीतीश कुमार के साथ ही उसे डूबना भी था, उबरना भी था। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट मिलता है। कौन ऐसा नेता है नीतीश कुमार को छोड़ करके जिसके चेहरे पर वोट मिल जाए? पहले आप कह सकते थे कि राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग थे, इक्के दुक्के लोग, जिनके पास अपना भी ठीक ठाक बेस था और स्टेट में एक मास अपील भी थी कहीं ना कहीं। जेडीयू में ऐसा कौन है? ललन सिंह हो, ललन सिंह जाएंगे तो जाएंगे कहां? बीजेपी में जाएंगे। आरसीपी सिंह गए, क्या हाल हुआ उनका? बहुत सारे लोग गए बीजेपी में। तो ललन सिंह को ठीक है, इस लोकसभा में 5 साल मंत्री रह जाएंगे, जितने दिन सरकार चलेगी मंत्री रह जाएंगे। हो सकता है कि अकेले अगर वो बीजेपी के साथ रह जाए, लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला वो पेंडिंग में डाल ले, उन्हें सांसद बनाए रखे, यही हो सकता है। इसके बाद क्या? बट अभिषेक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और इस बात की आशंका भी लोग जता रहे हैं और संभावना भी और उम्मीद भी कि बीजेपी अपने बल पर भी बहुमत का आंकड़ा ले सकती है या 100 से ज्यादा सीटें ला सकती है। तो वैसी स्थिति में जेडीयू को लोग या कुछ उनकी पार्टी के लोग सोच रहे होंगे तो डूबता हुआ सितारा है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लालू यादव के साथ उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं बीजेपी में जाए और जेडीयू के टुकड़े हो जाए, दो हिस्से हो जाए? देखिए, जेडीयू में या किसी भी पार्टी में अब पहले की तरह विचारधारा पर आधारित लोग नहीं है। सबको सांसद बनना है, सबको मंत्री बनना है, सबको अपनी कंस्टिट्यूएंसी नर्चर करनी है, यही राजनीति है। और इसमें जेडीयू के जो लेजिस्लेचर है, एमएलए है, वो जाना चाहते हैं बीजेपी इसके साथ, आरजेडी के साथ। क्योंकि आप पिछले लोकसभा चुनाव की मार्जिन को देखिए, शायद ही कोई था जो 3 लाख से कम से जीत रहा था बिहार में, शायद ही कोई रहा होगा इक्का दुक्का। आज की तारीख में जो 40 सीटों पर चुनाव हुआ, सिर्फ एक कैंडिडेट 2 लाख वोट से जीत पाया है, सिर्फ एक कैंडिडेट पूरे बिहार की 40 सीटों में। और आरजेडी हारी जरूर है, लेकिन टक्कर अच्छी दी है इंडिया अलायंस ने। तो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो फिलहाल तो उसके साथ दिख रहा है, और जब आरजेडी का कोर वोट बैंक उसके साथ दिख रहा है, तो जेडीयू के वोटर को ये भी, जेडीयू के कैंडिडेट्स को, एमएलए को ये भी दिख रहा है कि हर विधानसभा सीट पर 35-40 हजार की मिनिमम पोलिंग कैपेसिटी, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो वोट करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उतना तो आरजेडी का बेस है ही। जेडीयू का जो 15% वोट कहा जाता है कि 14 से 16% वोट इंटैक्ट है, और तब तक इंटैक्ट है जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो सवाल यह है कि 14 से 16% वोट वो दिखता नहीं है। उसमें महिलाओं का वोट है, उसमें महादलित का वोट है, उसमें ईबीसी का वोट है, जो राजनीतिक तौर पर किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में भाग नहीं लेता। वो वोटर के तौर पर जाकर वोट डालता है, वो माहौल नहीं बनाता। इस तरह का वोट नीतीश कुमार के पास है, और ये वोट, इसका असर तब दिखता है जब वो किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो बीजेपी के साथ जुड़े, चाहे वो आरजेडी के साथ जुड़े। ये एक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ बड़ी ट्रेजेडी रही। लेकिन नीतीश कुमार को आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बार भी वो नवीन पटनायक की तरह अकेले बहुमत में आ गए होते, तो अगली बार वो राजनीतिक रूप से किनारे हो गए होते। वो हमेशा उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा कभी।
तो अब आपको कितना कितना वक्त आप दे रहे हैं कि नया घटनाक्रम होगा और नीतीश पलटी मारेंगे? कितना वक्त आपको लगता है? 2 महीने, 3 महीने, 3 हफ्ते, 2 दिन? देखिए, दो चीजें बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है। हम्म, एक तो बीजेपी अपनी तरफ से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करे और कह दे कि 243 में 130-32 सीटें हमने जेडीयू को दे दी और बची हुई 110 या 113 सीटों में एनडीए के सभी पार्टनर इंक्लूडिंग बीजेपी आपस में बांट लेंगे। तब भला क्यों नीतीश कुमार जाएंगे? तब तो उनकी जो चिंता थी वो दूर हो गई। अभी भी जेडीयू के लोग 2005 और 2010 के फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि सारे अलायंस बीजेपी के हैं, हमारे नहीं है। तो 141 और 102 का फॉर्मूला था, उसी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह है कि 130 मिल जाए, 128 मिल जाए, 132 मिल जाए, यानी 130 प्लस माइनस 2 तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एक ये फॉर्मूला है कि अगर ये हो गया तो नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तब हो सकता है चुनाव के बाद जाए, राजद 40 पर आ जाए, नीतीश कुमार 90 जीत कर आ जाए, फिर उनको जो ज्यादा छोटा है वो ज्यादा आज्ञाकारी रहेगा, ज्यादा ओबीडियंट होगा, वो उसके साथ चले जाए। और अगर ये नहीं होता है तब जेडीयू स्ट्राइक रेट पर फोकस करेगी। स्ट्राइक रेट किसके साथ ज्यादा है? आरजेडी का वोटर किसी चिराग मॉडल का हिस्सा नहीं बनता। अभी भी बिहार में ये स्थिति है कि जो आरजेडी का कोर वोटर है, पोस्टर में, रैली में, बैनर में उसने देख लिया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का फोटो है, फिर उसको कोई बरगला नहीं सकता। वो उसी अलायंस को वोट करेगा जहां जिसके फेवर में लालू यादव और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। बीजेपी का कोर वोटर नेतृत्व के इशारों को समझता है कि कहां किस सीट पर खेल करना है। जैसे चिराग मॉडल में जो ऊपर से इशारा हो रहा था, उसके कोर वोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा उसे समझ रहा था। ये फर्क है बीजेपी और जेडीयू के वोटर्स के बीच, बीजेपी और आरजेडी के वोटर्स के बीच। स्वाभाविक है, सेफ बेट तो आरजेडी के साथ जाना ही है अगर यहां पर मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो। लेकिन देखिए, बीजेपी है, अगर अमित शाह बिहार के सीन से आउट कर दिए जाते हैं, मोदी का मान लेते हैं, और मोदी खुद 240 पर है, उनको अगर दिख जाता है कि नहीं अभी जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि इस खेल में हम ही निपट जाए, ये डर नरेंद्र मोदी को कहीं लग गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना मुझे लगता है कि 10% से ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इतने कम समय में हमको इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।